राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का, आपकी बीएससी थर्ड पार्ट कह लीजिए, और फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर है आपके बीबीबीएस यूनिवर्सिटी का, ठीक है, बीबीएसपीयू यूनिवर्सिटी का। मे बी आई एम लिटिल बिट कन्फ्यूज। तो चलिए, यूनिवर्सिटी से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, पेपर आपका हर जगह पूछा है एक तरीके से, क्योंकि सिलेबस तो सबका सेम है। अगर सिलेबस सेम है 2020 एनईपी के अकॉर्डिंग, तो आपके यूनिवर्सिटी कोई भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पेपर वही सिलेबस है तो क्या ही करेंगे, क्वेश्चन तो उनको सेम ही देना पड़ेगा। तो इस अब बच्चों को बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा है कि आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स के सेट मिल जाते हैं और काफ़ी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के मिल जाते हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम में आसानी होती है, ठीक। और जिन बच्चों के पेपर हो जाएं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि जैसे ये पेपर आपके लिए मददगार है, हेल्पफुल है, उसी तरीके से आपका पेपर किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे अपना पेपर ज़रूर सेंड किया करिए, ठीक है। इससे क्या होता है ना कि आप और बच्चों को आइडिया लग जाता है कि किस तरीके का पेपर पूछा जा रहा है। अब ये जूलॉजी का पहला पेपर है, पेपर फर्स्ट। जैसा कि आप सबको पता है कि फिफ्थ सेमेस्टर में 2 पेपर हो जाते हैं, डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट, पैरासाइटोलॉजी एंड इकोनॉमिक जूलॉजी से क्वेश्चन पूछा है। यहाँ यूनिवर्सिटी में 2 घंटे का टाइम था और 75 नंबर का था। टाइम यहाँ काफ़ी कम है, ठीक, लेकिन यह है कि उतने ही कम वर्ड्स में लिखना भी रहता है। जैसे पहला क्वेश्चन में आपको सारे पार्ट करने हैं, लेकिन 50 वर्ड्स में ही हाफ पेज में आपका हो जाता है, ठीक है। पहले क्वेश्चन से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे आपसे ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस पूछा था पैरामीशियम में। तो पैरामीशियम अगर जो मैंने पढ़ाया डिटेल में, मेरा जो पुराना वाला है मैंने इस बार भी पढ़ाया है आपको, और जो पुराना पढ़ाया, पुरानी वाली जो वीडियोज़ हैं उनमें मैंने बहुत ज़्यादा और डिटेल में पढ़ाया, बल्कि इस बार तो मैंने थोड़ा शॉर्ट में ही पढ़ाया है। तो अगर मेरी पुरानी वीडियोस भी आप सबने देखी होगी और नई मिला के, तो आपका ये पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा गया होगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और मैं बार बार दिखाना नहीं चाहती वीडियोस में, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया। आप प्लेलिस्ट जाके देखेंगे, बीएससी फिफ्थ सेम के नाम से मिल जाएगा। एक पुराना है और एक इस बार का नया है 2024 वाला, ठीक। लिंक मैं दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगी। ऑस्मो रेगुलेशन इन पैरामीशियम पूछा, तो ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है बैलेंस, ठीक है, जैसे बैलेंस करना, वो अपनी बॉडी के अंदर जो इन्वायरमेंट और बाहर का, उसको बैलेंस करना। फिर पॉलीमॉर्फिज्म की बात की जाए तो पॉलीमॉर्फिज्म आपके सिलेंट्रेटा का कैरेक्टर है, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 2 तरीके का स्ट्रक्चर, ओबेलिया और मेडुसा, जिसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एक दूसरे को चेंज करने रहते हैं। तो आपको पॉलीमॉर्फिज्म में सिलेंट्रेटा का ही कैरेक्टर बताना था कि इसको किस तरीके से ये पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ अपेंडिसेस बताने थे ऑर्थोपोड्स में। आप सबको पता है कि प्रॉन आपको ऑर्थोपोड में और पेलियोमॉन पढ़ना है। तो इनमें क्या पाए जाते हैं, इस तरीके का, अगर आपका प्रॉन का स्ट्रक्चर होता है तो इनमें क्या पाए जाते हैं, पैर पाए जाते हैं, जिनको कि क्या कहते हैं, जॉइंट अपेंडिसेस कहते हैं। ऑर्थोपोडा का सबसे ज़्यादा एक तरीके का कैरेक्टर है, एक पिक्यूलियर कैरेक्टर है। तो टाइप्स ऑफ अपेंडिज आपको बताने थे। फिर अगर पैरापोडिया का नाम आपने नेरीस पढ़ा होगा, इस तरीके से आपका नेरीस पाया जाता है, तो साइड साइड में उसके पैरापोडिया पाए जाते हैं, जरूर पढ़ा होगा। तो उसकी पैरापोडिया का स्ट्रक्चर बेसिकली आपको बताना था, ठीक है, किस तरीके से पाया जाता है, पूरा बताया गया है आपको। ऊपर क्या स्ट्रक्चर होता है, नीचे क्या होता है, चींटी पाई जाती है, उसमें सब कुछ करना था, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ट्रोकोफोर लार्वा पूछा था, जो कि आपके एनिलिडा का लार्वा है ट्रोकोफोर, ये भी आपको अच्छे से पढ़ाया गया है, ट्रोकोफोर लार्वा क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इकोनॉमिक जूलॉजी का पूछा था, रीविंग ऑफ सेरीकल्चर क्या था, रेशम का पालन कैसे करते हैं। तो ये वाला पार्ट जो मैंने अपने नोट्स से पढ़ाया है, आपको मिल जाएगा। ये वाला मैंने नोट्स से पढ़ा है, पुराने लेक्चर में था, मैंने उसको नए वाले में भी ऐड कर दिया है। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि सेरीकल्चर, बेसिकली सेरीकल्चर के बारे में आपको बताना था कि कैसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ट्यूब फीट इन इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्मेटा में आप सबको पता है कि एम्ब्यूलेक्रल कैनाल पाया जाता है। इनमें क्या पाया जाता है, वाटरवेस्कुलर सिस्टम, इस तरीके से एम्ब्यूलेक्रल कैनाल, और इस तरीके से इससे क्या होती है, निकली रहती हैं इस तरीके से फीट। और यहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ये एम्पुला और होता है, नीचे फीट होता है, ट्यूब फीट जिसको कहते हैं। तो इसी के बारे में आपको ट्यूब फीट के बारे में बताना था, क्या काम होता है इसका, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था रोल ऑफ हैचरीज एंड हप्पास। आपको मैंने जब आपको फिशरीज पढ़ाया है, फिश कल्चर पढ़ाया है, पीसी कल्चर पढ़ाया है, तो वहाँ पे उसके बारे में बताया कि हैचरीज का क्या रोल होता है। फिर एंटीकोगुलेंट रोडेंटिसाइड, ऐसे रोडेंटिसाइड जो एंटीकोगुलेंट की तरह काम करते हैं, उसके बारे में आपको थोड़ा सा लिखना था। फिर आपकी इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग की बात की जाए तो ये आपको पोल्ट्री फार्मिंग में भी मिल जाएगा, और पीसी कल्चर में भी मिल जाएगा कि इन ब्रीडिंग कैसे करते हैं और आउट ब्रीडिंग कैसे करते हैं, ठीक।
तो इतने क्वेश्चन आपको क्या करने थे, इसमें से करने थे, और मोस्ट ऑफ इसमें से 90% केवल ये एक एंटीकोगुलेंट रोडेंटिसाइड रोडेंट्स वाले में मैंने बस इसका ना बताया नहीं इसके बारे में, बाकी सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो हर पेपर में एक आध क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है, ठीक। सेक्शन बी का जो था उसमें आपको 3 क्वेश्चन करने थे, काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, और 200 वर्ड में लिखना था। पहला ही क्वेश्चन पूछा था कि ये मेरे आपको पुराने वाले लेक्चर में मिल जाएगा, नए लेक्चर में मैंने उतने डिटेल में नहीं पढ़ाया इसको। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल फाउंड इन स्पॉन्ज। तो स्पॉन्ज में कई तरीके के सेल पाए जाते हैं, जैसे कोइनोसाइट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेल है, ठीक है। फिर इनमें अरेकियोसाइट करके सेल पाया जाता है, ठीक है, अरेकियोसाइट्स सेल पाए जाते हैं, एमीबॉइड सेल पाए जाते हैं। तो बेसिकली इनमें इन सब सेल्स के बारे में पूछा था और इनके फंक्शन के बारे में पूछा था कि क्या होते हैं ये पोरीफेरा में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये तो मतलब इसमें केवल सैलिएंट फीचर ही लिखना ही है, की फीचर सैलिएंट फीचर जो भी बोल रही, टीनोफोरा का आपको सैलिएंट फीचर ही बस पढ़ना है। टीनोप्लाना उसमें पाया जाता है, बायोल्यूमिनेसेंस को शो करता है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, आपका ये डिप्लोब्लास्टिक होता है, कई सारे कैरेक्टर थे आप लिख सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि देखिए ये तो हमेशा ही पूछता है, एस्केरिस से उसकी लाइफ साइकिल और पैरासिटिक एडाप्टेशन, मतलब अगर वो आपकी बॉडी में रह रहा है एज अ पैरासाइट तो क्या क्या अडाप्टेशन है, जैसे वो आपकी बॉडी में कैसे चिपका रह सकता है, कैसे न्यूट्रिशन लेगा, तो ये सारे अडाप्टेशन उनके शरीर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि ये मैंने नहीं पढ़ा था पैलियोमॉन के बारे में, कि उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम पैलियोमॉन का बताना था, स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होता है इसके बारे में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो 6 क्वेश्चन पूछा था, एक्सप्लेन द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन पाइला। पाइला में आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम बताना था, फोकसिंग ऑन बोथ गिल्स और लंग्स, ठीक है। तो पाइला में गिल्स पानी में पाए जाते हैं, तो गिल्स और लंग्स दोनों से करते हैं रेस्पिरेशन, तो दोनों पे फोकस करके आपको बताना था। और ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है हर यूनिवर्सिटी में ही पूछा जा रहा है, लाइफ साइकिल ऑफ गूंदी बग, हर यूनिवर्सिटी में आपको हमेशा मिल जाएगा, पेट क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि एक ही बग पूछा है तो उससे क्वेश्चन पूछेगा। 8th नंबर का क्वेश्चन पूछा, देखिए कितने ऑप्शन आपको मिल गए, और इसमें से बस आपको 3 क्वेश्चन करना था। व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पिसिकल्चर। पिसिकल्चर का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम मत्स्य पालन करते हैं, मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मतलब इकोनॉमिकली आपको बताना था। पहली बात तो फूड के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, फिर इकोनॉमिक मतलब बेचते हैं, जो लोग इसका पालन करते हैं उस बिजनेस की तरह उसको यूज़ करते हैं, तो मछलियों को पालते हैं, बेचते हैं, तो उससे उनका फ़ायदा होता है। और इसके कई सारे बाई प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका यूज़ हम बहुत डिफरेंट जगहों पे करते हैं, जो कि आपको पूरा एपीकल्चर में पिसिकल्चर में पढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर का था कि एक्सप्लेन द चैलेंजेस एंड सोल्यूशन इन लैक कल्टीवेशन एंड प्रोडक्शन। अगर लैक और कल्टीवेशन और प्रोडक्शन हम कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, जैसे डिजीज़ का आ जाना या लोकेशन की दिक्कत, तो क्या क्या चुनौतियां हैं जो जिसका समाधान क्या है ये बताना था आपको। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। सेक्शन सी की मैं बात करूं तो सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था, आपको एक क्वेश्चन करना था, 500 वर्ड्स लिखने थे। तो देखिए यहाँ पे पेपर में टाइम भले ही कम दिया गया है, लेकिन आपको लिखना भी बहुत मिनिमम है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में आपको भले ही 10 क्वेश्चन पूछा था, 50-50 वर्ड में लिखना था, 50-50 वर्ड में। दूसरे में 200 वर्ड में 3 क्वेश्चन, और यहाँ एक क्वेश्चन 500 वर्ड में, और ऑप्शन आपको कई सारे मिल जाएंगे। पहला ही क्वेश्चन पूछा था कि प्लाज्मोडियम की आपको लाइफ साइकिल बतानी है, जो कि मलेरिया कॉज करता है जी। प्लाज्मोडियम देखिए एक प्रोटोजोअन है जो कि मलेरिया कॉज करता है। मलेरिया कभी मच्छर की वजह से नहीं होता, एक बात ध्यान रखिए, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की वजह से होता है। तो उस प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ का जो प्रोटोजोअन है उसका आपको लाइफ साइकिल बताना था, जो कि मलेरिया कॉज करता है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था आपको, या तो ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, बहुत सारे हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं सिलेंट्रेटा में, और उनके एग्जांपल्स आपको बताने थे। रिप्रोडक्शन सिलेंट्रेटा में किस तरीके का होता है और उसका एग्जांपल बताना था। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, किसमें सेक्सुअल पाया जाता है, किसमें सेक्सुअल पाया जाता है, किसमें दोनों पाया जाता है, ठीक, ये बताना था। राइट एन एसे ऑन फिश फार्मिंग। फिश फार्मिंग मतलब कुल मिला के पिसिकल्चर ही आपको यहाँ पे मुझे लगता है पिसिकल्चर से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ सका, तो मतलब अगर जिसका पिसिकल्चर तैयार रहा होगा अच्छे से वो इन सब क्वेश्चन को कर ले जाता, ठीक। और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन था कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ वर्मी कंपोजिटिंग, ठीक है। वर्मी कंपोजिटिंग कैसे की जाती है, तो वर्म कल्चर जो होता है उसकी कंपोजिटिंग कैसे की जाती है, उनके लिए फूड कैसे तैयार किया जाता है, इसके बारे में पूछा था। ये मैंने नहीं पढ़ाया था। बाकी आपको इसमें से 98%, अगर मैं 2 क्वेश्चन छोड़ दूं तो 98% सिलेबस मेरे पढ़ाए हुए से आपको आसानी से मिल जाता, और आपके पास ऑप्शन भी बहुत सारे थे। तो होपफुली सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, जिन बच्चों का नहीं हुआ है उनका जाएगा, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए और मेरे लायक कोई चीज़ हो तो ज़रूर बताइए, मैं इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू एवरीवन।